हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ओवरहेड चैप्टर इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर है? क्या क्या पढ़ा हमने? बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था सर 2 टियर रेट। हम बात कर रहे थे 2 टियर रेट के बारे में। सर एक बार थोड़ा सा हल्का सा आप वापस बता दीजिए। तो देखिए, कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है यार, नॉर्मली हर मशीन जो है रनिंग टाइम और सेटअप टाइम तो उसका होता है, लेकिन कुछ का बहुत नेग्लिजिबल सेटअप टाइम होता है, मतलब कि आपको पता ही नहीं चलता और मशीन सेटअप हो जाती है। जैसे मोबाइल, आपने जैसे ही बटन क्लिक किया वो शुरू है, वो काम करना आप उससे शुरू कर सकते हो। लेकिन लैपटॉप वो थोड़ा टाइम लेता है, डेस्कटॉप वो थोड़ा और टाइम लेता है। तो ये क्या होता है, सेटअप टाइम। तो हम अगर एक्यूरेट ओवरहेड का बाइफर्गेशन करना चाहे तो हम एक ही मशीन के लिए 2 रेट कैलकुलेट करें, रनिंग टाइम के लिए अलग और सेटअप टाइम के लिए अलग। क्लियर है सर? हाँ जी सर, समझ आया। दो हम अलग अलग रेट कैलकुलेट करें। सेटअप टाइम, जब मशीन सेटअप हो रही है तो उस वक्त क्योंकि कोई काम प्रोडक्शन हो नहीं रहा है तो उस टाइम वेरिएबल ओवरहेड नहीं लगते हैं, लेकिन फिक्स ओवरहेड लगते हैं। या यूं समझ लीजिए कि एक फोटोकॉपी का एग्जाम्पल जो दिमाग के अंदर रखिएगा। जब मशीन स्टार्ट का बटन प्रेस करने के बाद वो घूम ऐसे आवाज कर रही है, तब तक क्या उसमें पेपर कंज्यूम होगा? क्या नहीं। क्लियर है? लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डेप्रिसिएशन वगैरह ये कंज्यूम होंगे क्या? हाँ जी, ये कंज्यूम होंगे। समझ पा रहे बात? तो ये इस तरीके से सिस्टम रहता है। तो हम ये मानते हैं कि जो फिक्स्ड ओवरहेड है, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल के अंदर भी आएगा, लेकिन हम ज्यादातर समझ पा रहे हो? एक्यूरेट तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, ओवरहेड एक्यूरेट अभी तक बाइफर्केशन का कोई तरीका है नहीं। जो भी है वो हर जगह हर स्थिति के अनुसार जो है वो सही रहता है, गलत रहता है। और दुनिया की यही रीत है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। हर चीज के एडवांटेज है तो हर चीज के डिसएडवांटेज है। तो वैसा 2 टियर रेट जो वो भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक सही तरीका देता है। तो ये कहता है डेप्रिसिएशन वगैरह तो जब सेटअप चल रहा है तब भी लग रहा है, जब रनिंग है तब भी चल रहा है। लेकिन पेपर जो है जैसे वेरिएबल कॉस्ट है वो उसी वक्त लग रही है जब मशीन एक्चुअल में रन कर रही है। समझ पा रहे बात? तो वो क्या कहता है कि एक रेट कैलकुलेट कीजिए रनिंग टाइम के लिए, एक कैलकुलेट कीजिए सेटअप टाइम के लिए। तो रनिंग टाइम के अंदर क्या होगा, रनिंग टाइम के अंदर फिक्स ओवरहेड भी लगेंगे और वेरिएबल ओवरहेड भी लगेंगे, और जब सेटअप टाइम होगा तब सिर्फ फिक्स ओवरहेड लगेंगे। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए, सेटअप टाइम और रनिंग टाइम की रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले वेरिएबल ओवरहेड के लिए पर ओवर रेट कैलकुलेट करनी होगी और फिक्स ओवरहेड के लिए पर ओवर रेट कैलकुलेट करनी होगी। और उसके लिए हमने क्या कहा, वेरिएबल ओवरहेड सिर्फ रनिंग के टाइम में लगता है, ये इस तरीके से मान के हम कैलकुलेट करते हैं। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 180 का एग्जांपल लिया था, और ये यहाँ पर हमने फिक्स ओवरहेड के लिए एक कैलकुलेट किया था। फिर उसके बाद में रनिंग के लिए, रनिंग के टाइम हमारे फिक्स भी लगते हैं वेरिएबल भी लगते हैं, तो ए प्लस भी किया था, और यहाँ सेकंड के अंदर फिक्स वाला किया था। एक्चुअली पूरा हम पहले वाले जो सेशन था उसके अंदर समझ चुके हैं, अभी एक बार हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं एक मशीन के लिए। अगर हम 2 टियर के अंदर, तो क्या होगी, यहाँ पर एक मशीन के लिए, एक मशीन के लिए 2 रेट। समझ पा रहे हो बात? रनिंग के लिए अलग, सेटअप के लिए अलग। हाँ जी सर। यहाँ पर क्या बात करेंगे सर, यहाँ एक मशीन के लिए एक ही रेट कैलकुलेट करेंगे। सर अगर एक मशीन के लिए एक ही रेट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें मतलब क्या, देखिएगा यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, सेटअप टाइम और रनिंग टाइम। लेकिन सेटअप टाइम और रनिंग टाइम के लिए अलग अलग रेट नहीं कैलकुलेट करेंगे, रेट एक ही कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कहता है कि भाई आप पता करो कि आपका सेटअप टाइम जो प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है। हमने कहा मतलब, देखिए कुछ मशीन जब सेटअप होती है उस वक्त भी काम उनका चल रहा होता है, उस वक्त भी वो काम करती रहती है।
जैसे दो मशीन है फोटोकॉपी की हमारे पास, ये मशीन ए है और ये मशीन बी है, दोनों 5 मिनट लगते हैं सेटअप होने में, लेकिन ये वाली जो है ये पुरानी है, तो ये 5 मिनट तक कोई काम और कुछ भी नहीं कर सकते। 5 मिनट स्टार्ट का बटन प्रेस कीजिए, आप अपनी कॉफ़ी बनाइए, कॉफ़ी पीजिए, मज़े कीजिए, लेकिन 5 मिनट ये और कोई काम नहीं करेगी। ठीक है सर। दूसरी मशीन जो है वो ऑटोमेटेड है, वो नई मशीन है, ये भी सेटअप में 5 मिनट लेती है, लेकिन ये 5 मिनट सेटअप अंदर ही अंदर हो रही है, साथ ही साथ फोटोकॉपी भी निकाल ही रही है। समझ पा रहे हो बात? अगर आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा हो तो उसके अंदर देखो सीपीयू जो है वो क्या करता है, एट ए टाइम एक ही टास्क जो है वो कंप्लीट करता है, एक ही टास्क जो है वो करता है। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि वो एक टाइम में एक ही टास्क कर रहा है? आपको लगेगा कि वो गाना भी चला रहा है, ये भी चला रहा है, ये भी चला रहा है, ये भी चला रहा है, लेकिन वो इतना फ्रिक्वेंटली कर रहा है कि हमें समझ ही नहीं पड़ने देता है कि वो एक टाइम के अंदर एक ही काम करता है। तो ये ऐसी मशीन है जो क्या कर रही है, सेटअप भी हो रही है, साथ में प्रोडक्शन भी कर रही है। ठीक है सर। उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो ये एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज इस मशीन के 20,000 रुपये जो का ओवरहेड हुआ, इसका सेटअप टाइम 20 आवर्स है और रनिंग टाइम जो 180 आवर्स। सर ठीक है, अगर सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है, अगर सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है तो आपने 20,000 रुपये का खर्चा किया, 20,000 रुपये का खर्चा किया, और कितने घंटे काम किया? सर हमने इन 20 घंटे भी काम किया और ये 180 घंटे भी काम किया। सर मतलब हम सेटअप के टाइम भी काम कर रहे थे, हम रनिंग के अंदर भी काम कर रहे हैं। ओके सर। तो 20,000 के अंदर हमने कितने घंटे काम किया? 20 + 180 मतलब 180 + 20 मतलब 200। हाँ जी, तो ये हो गया आपका 20,000 भाग 200। तो ये कितना हो गया? 20,000 भाग 200, 100 रुपीज़ पर आवर ये रेट होगी। रेट यहाँ एक ही कैलकुलेट होगी, रनिंग के लिए और सेटअप के लिए अलग अलग रेट नहीं होगी। अगर आपका रनिंग टाइम अनप्रोडक्टिव है तो उस केस में क्या कहोगे कि साहब हमारे खर्चे लगे 20,000, हमने 20,000 रुपये के अंदर कितने घंटे काम किया? सेटअप टाइम अगर अनप्रोडक्टिव है तो ये नॉर्मल माना जाता है। समझ पा रहे बात? क्योंकि वो मशीन ऐसी है, मतलब वो मशीन सबकी ऐसी होगी। तो डिवाइडेड बाय 180, 20,000 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आ गया 111.1111 रुपये पर, और हमारी रेट हो जाएगी। ठीक है सर। मतलब सर कुछ शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, यहाँ क्या लिखेंगे? ओवरहेड नहीं, सॉरी, मशीन ओवरहेड डिवाइडेड बाय सेटअप टाइम प्लस रनिंग टाइम। और अनप्रोडक्टिव है तो क्या करोगे? मशीन ओवरहेड भाग रनिंग टाइम। भाइयों प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट समझ आना अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो आपको समझ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहें, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि ये जो टाइम है, ये टाइम ऐसा है कि इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। उनको जितने लेने हैं वो फिक्स है, वो उनको उतने ही लेने हैं, तो उसमें आप रहें उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। क्लियर है? अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की इसके अंदर प्रॉब्लम रहती है कि सर ये क्या होता है अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। देखिएगा, समझिएगा क्या होता है अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। हाँ जी, देखिए अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि सर फिक्स ओवरहेड जो है ना उसका
हमें एक्चुअली पता नहीं होता साल की शुरुआत के अंदर कि पर यूनिट कितना खर्चा होगा या पर और कितना खर्चा होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें साल भर में ये तो पता है लगभग कि फिक्स ओवरहेड कितने होंगे, उससे कुछ ज़्यादा कम भी हो सकते हैं फिक्स ओवरहेड, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ही रहे, लेकिन फिक्स ओवरहेड लगभग पता होते हैं, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। और उसके बाद में हमें मशीन और भी पता नहीं होती पूरे साल भर के अंदर कितना होगा, हमें यह भी पता नहीं होता कि लेबर और पूरे साल भर में कितने होंगे, हमें यह भी पता नहीं होता कि प्रोडक्शन कितने बनेगा। क्लियर है? वेरिएबल ओवरहेड के अंदर तो एक्चुअल जो है वो पता रहता है आपको, जैसे एक पेन बनाने में कितने का प्लास्टिक यूज होगा तो वो आपको शुरुआत में ही पता हो जाता है, क्योंकि खरीद रहे हो और एक पेन बन रही है, जैसे आपने 5,000 का मटेरियल बनाया और लेके आया और उसमें 500 पेन बनाई, तो आपको पता चल गई भाई 10 रुपये पर पेन के है, तो ये तो आपको शुरुआत में बन रहा है, जब पेन बन रही है उससे पहले आपको ये चीज़ें पता चल गई। लेकिन फिक्स ओवरहेड की बात करें, जैसे रेंट की बात करें, अब रेंट जो है वो आपने 15,000 दिया महीने का, अब आपने महीने के शुरुआत के अंदर 5,000 यूनिट बनाई, मतलब पहले दिन आपने 500 यूनिट बनाई, तो क्या आप 500 के हिसाब से कह सकते हैं कि 5,000 डिवाइडेड बाय 500 कर सकते हैं क्या? नहीं। दूसरे दिन 600 बनाई, तीसरे दिन 700 बनाई, चौथे दिन 800 बनाई, तो महीना जब कंप्लीट होगा तब जाके आपको पता चलेगा कि इस पूरे महीने में कितनी यूनिट बनाई। आपके महीने के फिक्स अमाउंट वो तो चेंज होना नहीं है। अब महीने का सपोज अमाउंट 50,000 और महीने में जाके टोटल आपने यूनिटें भी 50,000 बनाई, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? 1 रुपया। 50,000 लगे और आपने पूरे महीने के अंदर यूनिट 1,00,000 बना दी, तो उस केस के अंदर कितना आया? 0.5 आया। और अगर 50,000 और यूनिट जो वो 25,000 ही बनाई, तो उस केस के अंदर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हाँ जी सर, सही बात है, समझ आई ये बात। तो फिक्स ओवरहेड आपको शुरुआत में पता नहीं होता, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपका कोई कस्टमर आए और आप उसको कहे कि भाई रुक जा। उसने कहा क्यों रुक जाऊं? तो उसने कहा अभी हमें पता नहीं कि फिक्स ओवरहेड जो है पर यूनिट कितना आएगा। वैसा पूरे साल भर में भी फिक्स कॉस्ट कुछ जो वो साल भर में लगती है, तो उनका तो साल भर के प्रोडक्शन के हिसाब से चाहिए होता है। तो क्या करें? तो हम क्या करते हैं, या तो पीछे वाले डाटा को लेते हैं कि पीछे वाले साल के अंदर क्या डाटा रहे थे, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक रेट कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक यूनिट के लिए 3 रुपये या 4 रुपये या 5 रुपये जो भी है, कि पीछे वाले साल के अंदर फिक्स ओवरहेड का एक यूनिट के हिसाब से कितना लगा था। या तो उसको यूज कर लेते हैं, या हम बजटेड, इस साल हम बैठ के बजट बनाते हैं कि कितना ओवरहेड लगेगा, कितनी यूनिट बनेगी, और उसके हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से हमने रेट कैलकुलेट की। अब बजट के हिसाब से हमने रेट कैलकुलेट कर ली। अब एक्चुअल डाटा क्या बजट के हमेशा सेम ही होंगे क्या, या पीछे वाले डाटा की सेम ही होंगे क्या? अगर पीछे वाले साल 5 रुपये पर यूनिट रहा, तो क्या इस साल भी 5 रुपये पर यूनिट ही रहेगा क्या? नहीं सर, हो सकता है कि 5 की जगह ये 6 चला जाए, हो सकता है 5 की जगह 4 चला जाए। बस यही जो प्रॉब्लम है, यही अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी है, या इसे अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। आपने प्लान बनाया था कि दिन के अंदर हम क्या करेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे। अब 10 घंटे पढ़ेंगे, ये आपने शुरुआत के अंदर प्लान बनाया था। अब एक्चुअल जो हो सकता है कि 8 घंटे ही पढ़े हो, और हो सकता है कि 12 घंटे ही पढ़े हो। तो ये क्या है, आपके बजट और एक्चुअल के अंदर जो फर्क आ रहा है, ये ही क्या कहलाएगा, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। क्योंकि आपने 10 घंटे प्लान किया था कि 10 घंटे पढ़ेंगे, तो आपने सब्जेक्ट में टाइम ऐसी तरीके से डिवोट किया था कि 4, 4 और 2, इस तरीके से 3 सब्जेक्ट आपने कहा था कि मैं पढ़ूंगा। अब क्योंकि आपने 8 घंटे ही पढ़े, तो फिर एक्चुअल में वो वाला प्लान तो काम किया नहीं, और 12 घंटे पढ़े तो 2 घंटे आपको और एक्स्ट्रा मिले। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रहती है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। हाँ जी सर, अब ये इतना तो हमें पता चल गया। तो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं इसकी? हाँ जी सर, शुरुआत कीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। अंडर एब्जॉर्ब और ओवर एब्जॉर्प्शन जो होता है, उसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर नॉर्मल है तो प्रोडक्शन में जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट में जाएगा, और एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग P&L में जाएगा। चाहे मटेरियल में पढ़ो, चाहे लेबर में पढ़ो, चाहे ओवरहेड में पढ़ो। तो इन्होंने क्या पूछा, अभी ये वाला एक बार डायग्राम में देख रहे हैं, पूरा अच्छे से समझ आएगा, अपन एक इलस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ सर, हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले भी ऐसा जब कहा था, हमें समझ आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। इज देयर एनी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड? पहले पूछिए कि क्या कोई अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन है? उसने कहा है, उसने कहा है।
अगर वो कह देता कि नो नहीं, तब तो फिर यहीं पर एंड हो जाता, फिर तो हमें कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं होती। उसने कहा है अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन है। हमने कहा कि क्या अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन बहुत छोटा सा है? उसने कहा हाँ बहुत छोटा सा है। तो उसने कहा यार क्यों माथापोड़ी कर रहे हो, कॉस्टिंग P&L ट्रांसफर करो, खत्म हो कर दो। हमने कहा क्यों माथापोड़ी की बात क्यों कर रहे हैं? उसने कहा देखो अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन की क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, अब बहुत छोटा सा अमाउंट है, क्यों माथापोड़ी कर रहे हो, सीधा कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करो ना, बात खत्म करो। हमने कहा ठीक है, लेकिन सर हमारा तो अमाउंट जो है वो बड़ा है, काफ़ी मेजर अमाउंट है अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। उसने कहा अच्छा तो बताइए कि क्या ड्यू टू रॉन्ग एस्टिमेट और एबनॉर्मल रीजन है क्या? उसने कहा कि हाँ एबनॉर्मल रीजन की वजह से साहब, एबनॉर्मल रीजन की वजह से या फिर रॉन्ग प्लानिंग, हमने प्लानिंग जो सही नहीं की थी और उस वजह से ये लगा है। उसने कहा कि डालो इसको कॉस्टिंग P&L के अंदर, डाल दो इसको कॉस्टिंग P&L के अंदर। हमने कहा कि ठीक है। हमने कहा कि नहीं 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 सर, कोई एबनॉर्मल रीजन नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल रीजन था, ओवरहेड की रेटें बढ़ गई थी, जो खर्चे पहले थे वो इस बार थोड़े महंगे हो गए, तो ये हमारे साथ नहीं सबके साथ हुए और रेटें बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया, ऐसा कुछ हो गया जिस वजह से ये नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मल नहीं है। उसने कहा अच्छा अब आइए आप क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए सप्लीमेंट्री रेट एंड चार्ज कीजिए उसे टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट एंड WIP अकाउंट। हमने कहा कि ये क्या बात हुई भाई, क्या क्या आप क्या कह रहे हो सप्लीमेंट्री रेट वगैरह? उन्होंने कहा कि ये आपको समझना है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस एग्जाम्पल पे। हमने कहा ठीक है। हमने बजटेड ओवरहेड किए थे 1 लाख और बजटेड लेबर और जो थे वो हमारे 10,000 थे। तो कंपनी यूज लेबर और रेट टू एब्जॉर्ब ओवरहेड, कंपनी जो है वो लेबर और रेट यूज करती है। तो कंपनी की लेबर और रेट क्या आएगी, लेबर और रेट क्या आ गई कि भाई 1 लाख रुपीज 10,000 डॉलर्स, तो क्या आ गया 10 रुपये पर आवर। ठीक है सर। एक्चुअल लेबर और जो है वो कितने 10,000, एक्चुअल लेबर और कितने हुए पूरे साल भर में, कितने हुए 10,000। क्लियर है, एक्चुअल में कितने हुए 10,000। अब यहाँ पर 10,000 के हिसाब से इन्होंने अपनी बुक के अंदर कितना लिखा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट सब चीज़ें छोड़ के यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर ये समझ नहीं आएगा, फिर आप कहोगे सर ये समझ नहीं आ रहा है। तो 5 मिनट सब छोड़ के यहाँ पर देखिए। अब हम तो क्या कर रहे थे, जब जिस जॉब पे एक लेबर और आ रहा था हम वहाँ पर 10 रुपये लिख रहे थे, तो टोटल साल भर में 10,000 लेबर और ही आए। तो हमने कितना लिखा खर्चा, 10,000 इंटू 10, हमने हमारी बुक के अंदर कितना लिखा 1 लाख रुपये। और अगर बजट और एक्चुअल सेम हो तो यही होना चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। 10,000 घंटे थे और वो 10,000 के हिसाब से हमने रेट की थी 10 रुपये पर आवर के हिसाब से, और 10,000 घंटे पे हमने कितना लिखा बुक के अंदर 1 लाख रुपये। क्लियर है, समझ पा रहे बात? एक बार वापस देख लीजिए कि 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, मतलब बजट किया था, और 10,000 घंटे का हमने सोचा था काम होगा, तो हमने कहा कि हर घंटे पे हम 10 रुपये का खर्चा हमारी बुक के अंदर लिखेंगे। अब हमारा एक्चुअल में भी 10,000 घंटे ही काम हुआ, तो हमने खर्चा लिख दिया कितना 1 लाख। अब एक्चुअल खर्चा जो है वो 3 सिचुएशन हो सकती है कि माता रानी के अपने ऊपर कृपा है, और जब हम बजट बना रहे थे तो हमने नारियल वारियल सब फोड़े थे, कोई तरीके की कोई ढिलाई नहीं छोड़ी थी, और माता रानी की कृपा से 1 लाख रुपए ही खर्चा हुआ। अब दो चीजें हैं, दोनों बातों को ध्यान से सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। पहला पूछा हाउ मच एब्जॉर्ब, हाउ मच एब्जॉर्ब कि कितना लिखा गया, हाउ मच एब्जॉर्ब, सीधी हो जाए भाई लाइन। हाँ, हाउ मच एब्जॉर्ब, सर हमने एब्जॉर्ब कितना किया, एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, इसको यूं समझ लीजिए, कितना लिखा गया किताबों में, किताबों में हमने कितना लिखा, हमने एक और पे 10 रुपए लिख रहे थे, 1 घंटे पे 10 रुपए लिख रहे थे, 10,000 घंटे पे हमने कितना रुपए लिखा टोटल साल भर में, हमने 1 लाख रुपए लिखा। एक्चुअल खर्चा चाहे कुछ भी हो, हमने बुक के अंदर तो 1 लाख ही लिखा है।
अब एक्चुअल खर्चा पहले केस के अंदर क्या हुआ, 1 लाख, तो लिखना कितना चाहिए था, एक्चुअल खर्चा जितना हुआ उतना ही लिखना चाहिए। समझ पा रहे बात भाई? साल के लास्ट में आपको एक्चुअल डाटा मिल जाएंगे, तब आप क्या कहोगे कि इतना लिखना चाहिए था। तो वो कह रहा है कि खर्चा हुआ 1 लाख का, तो आपने को लिखना कितना चाहिए था, 1 लाख रुपए। हाउ मच टू बी एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, कितना लिखना चाहिए था। तो 1 लाख ही लिखना चाहिए था, 1 लाख ही लिखना चाहिए था और 1 लाख ही लिखा, 1 लाख ही लिखना चाहिए था और 1 लाख ही लिखा। तो क्या यहाँ पर कोई अंडर और ओवर रिकवरी जैसी बात हुई क्या? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, क्योंकि जितना लिखना चाहिए था परफेक्ट हमने मतलब जो तुक्के लगाए ना वो सब सही बैठे। हमने कहा 10,000 घंटे काम होगा, 10,000 घंटे काम हुआ। हमने कहा 1 लाख रुपए का खर्चा होगा, 1 लाख रुपए का खर्चा होगा। तो अंडर और ओवर का कुछ होगा क्या? नहीं, क्योंकि बजट और एक्चुअल में कुछ फर्क बचा ही नहीं, बजट और एक्चुअल में कोई फर्क बचा ही नहीं। हाँ सर, समझ आए। यहाँ पर हमें से कोई हो गई भूल, और एक्चुअल ओवरहेड जो वो 1,20,000 हुआ। तो देखिए हमने बुक में लिखा कितना है, 1 लाख। लिखना कितना चाहिए था, लिखना कितना चाहिए था, कितना लिखना चाहिए था, जितना एक्चुअल खर्चा हो उतना ही लिखना चाहिए। भाई आप कस्टमर से कितना चार्ज करना चाहिए, जितना आपका एक्चुअल में खर्चा हुआ उतनी कॉस्ट मान के चार्ज करना चाहिए। एक्चुअल में खर्चा अगर आपका 1,20,000 हुआ है तो आपको लिखना कितना चाहिए था, 1,20,000। क्लियर है? अब समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, 1,20,000 लिखना चाहिए था और आपने लिखा है 1 लाख। तो क्या आपने कम लिखा या ज्यादा लिखा? दोबारा बोलिए सर। आपको लिखना चाहिए था 1,20,000, आपको लिखना चाहिए था 1,20,000 का खर्चा, लेकिन आपने बुक में लिखा 1 लाख का। तो आपने क्या ज्यादा लिखा या कम लिखा? सर हमने कम लिखा, 1,20,000 का लिखना चाहिए था, जबकि हम तो 1 लाख ही लिखे, तो हमने तो कम लिखा। कम लिखा मतलब कि कम एब्जॉर्व किया, कम लिखा को हम क्या कहते हैं, कम एब्जॉर्व किया। और कम एब्जॉर्व किया मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन है। हाँ सर, सही है, एकदम सही पकड़े सर, ये हो गया अंडर एब्जॉर्प्शन। तीसरा केस, एक्चुअल खर्चा है जो 80,000 है। एक्चुअल खर्चा 80,000 है, मतलब आपको लिखना कितना चाहिए था, 80,000। एक्चुअल खर्चा 80,000 है, मतलब आपको लिखना कितना चाहिए था, 80,000। आप लिख कितना चुके हो, 1 लाख। तो उस केस के अंदर आपने क्या लिखा है, ज्यादा लिखा है। ज्यादा मतलब ओवर, ओवर लिखा, ओवर लिखा मतलब ओवर एब्जॉर्व किया। समझ पा रहे बात? अब समझिएगा, अगर आपने कम लिखा है, अगर आपने कम लिखा है तो क्या करोगे, अब लिखोगे। भाई अगर कम लिखा है तो आप क्या कहोगे, अब लिखोगे। और अगर आपने ज्यादा लिखा है तो अब आप क्या करोगे, कम करोगे। जो लिखा हुआ है उसको क्या करोगे, लिखे हुए को कम करोगे। ज्यादा लिख दिया मतलब लिखे हुए को कम करोगे। हाँ सर, यहाँ तक गई तो बात समझ आ गई। अब आप आगे बताइए, अब इनका करें क्या। तो वो कह रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर, और यार, एक सेकंड है ना, अंडर और ओवर, ठीक है सर। अगर अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत छोटा सा अमाउंट है, अगर बहुत छोटा सा अमाउंट है तो वो क्या कहता है, आप उसकी माथाफोड़ी मत करो, कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर करो, निकलो घर से आराम से शांति से सो जाइए। हमने कहा कि अगर एबनॉर्मल रीजन से तो कॉस्टिंग पीरियड में, हमने कहा कि नॉर्मल रीजन से तो इन्होंने कहा इधर आओ, आपको क्या करना होगा, सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करनी होगी, सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करनी होगी। तो केस ए में तो कुछ अंडर और ओवर है नहीं,
यहाँ पर केस बी और केस सी में अंडर और ओवर है। तो हमने कहा सप्लीमेंट्री रेट कैसे कैलकुलेट करें, तो इन्होंने क्या कहा, आप एक काम करो, कुछ चीज़ें पता करके आओ। हमने कहा क्या कि आपने इस साल यूनिट्स सोल्ड कितनी की। हमने कहा ये क्या पूछा, ये तो 10,000 की। इसने पूछा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इसको 12,000 कर देते हैं, 12,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हमने कहा क्लोजिंग स्टॉक हमारा है जो 5,000 है। उन्होंने कहा कि आपका क्लोजिंग WIP कुछ है, हमने कहा हाँ वो है 6,000, लेकिन वो 50% कंप्लीट है, 50% कंप्लीट। क्लियर है। तो अगर आप इफेक्टिवली कहें कि कितनी यूनिटें बनाई, तो आप क्या कहोगे, 12,000 तो आपने जो सेल की वो बनाई, 5,000 बनाई और अभी क्लोजिंग में पड़ी, 6,000 यूनिट बनाई है जो क्लोजिंग WIP में, लेकिन ये 6,000 जो है वो 50% ही कंप्लीट है। मतलब क्या ये 6,000 यूनिट बनी है क्या, नहीं, ये 6,000 50% बनाई, मतलब ये कितनी यूनिट बनाई, 3,000। तो टोटल आपने साल भर में यूनिट कितनी बनाई, 12,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, कितना हो गया, 20,000 यूनिट्स। क्लियर है। एक बार वापस देख लीजिए, मान लीजिए आपने इस साल पूरे साल 20,000 जो यूनिटें बनाई उसमें से 12,000 यूनिट आपने सेल की, क्लोजिंग में आपकी पड़ी है 5,000 और 6,000 WIP में पड़ी है जो 50% कंप्लीट है। तो आपने इस साल कितनी बनाई, तो सर 5,000 जो सेल की वो बनी, 12,000 जो सेल की वो बनी, 5,000 जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स बनाए और 6,000 जो है WIP वाले बनाए, 50% कंप्लीट है, मतलब वो 3,000 यूनिट के बराबर बनाई। समझ पा रहे बात, 2 यूनिट बनाई 50% या 1 यूनिट बनी 100%, 3,000 तो टोटल 20,000। एक चीज मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं, मन हो गया इसलिए मैं कभी कभी गहरी बातें बता देता हूँ। 90% तैयारी आप करते हैं और 10 बार करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। 100% तैयारी एक बार करोगे, एग्जाम क्लियर कर लोगे। ये अब आपके ऊपर है कि अब 90% 3-4 बार पहले करो और उतना टाइम वेस्ट करो और उसके बाद में थक हार के एक बार लास्ट में 100% कर पाओ या फिर छोड़ दो, ये सिचुएशन रहे। और या फिर आपके पास ऑप्शन है कि पहली बार में ही 100% तैयारी करो, 100% तैयारी करो और आपका सिलेक्शन हो जाए। 1 मार्क्स से रहा हुआ और पूरे मार्क्स से रहे हुए, जिसने सिर्फ 1 मार्क्स से रहा हुआ और जिसने 1 मार्क्स ही लिया है, दोनों रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव से बराबर है। हाँ जरूर आगे वाले एग्जाम के अंदर उसके जरूर उसको फायदा मिलेगा, लेकिन जब तक आगे वाला एग्जाम होगा तब तक दोनों बराबर होंगे। और आगे वाले एग्जाम में भी यही होगा, अगर कोई आदमी 1 नंबर से रहता है और कोई आदमी 1 ही नंबर लेके आता है तो दोनों बराबर है। तो 90% तैयारी 10 बार करने से बेहतर है 100% तैयारी एक बार करें, 100% प्रिपरेशन एक बार करें। सर ठीक है, ध्यान रखेंगे। 20,000 यूनिट आपने बनाई, तो ये क्या कहता है कि देखो यहाँ अंडर रिकवरी कितनी है, यहाँ अंडर था रिकवरी कितनी कि 20,000, हमने 20,000 कम लिखे। तो उसने कहा भी यहाँ आके लिख दो। हमने कहा कि हमसे पूछा कितने, 20,000, और कितनी यूनिटें बनाई आपने पूरे साल में, हमने कहा 20,000। तो उसने कहा कि आपकी सप्लीमेंट्री रेट है जो 1 रुपया पर यूनिट। इसने पूछा कि क्या है, अंडर एब्जॉर्प्शन है, हमने कहा कि हाँ। तो उसने कहा कि कहाँ कहाँ है, हमने कहा कि जो यूनिट सेल की ना उनकी तो कॉस्ट पड़ी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो उन्होंने कहा कि क्या कर दो, कितनी है, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 1, वहाँ पर जाकर क्या कर दो, कम लिखे हुए तो उसमें जाके 12,000 रुपये की कॉस्ट जोड़ दो। हमने कहा ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, तो उन्होंने कहा कि कितनी यूनिट थी, 5,000। तो उन्होंने कहा कि कितना रुपया कम लिखते हो 1 यूनिट पे, 1 रुपया। तो वहाँ जाके 5,000 जोड़ दो। हमने कहा ठीक है। क्लोजिंग WIP कितना, उन्होंने कहा कि वैसे तो 6,000 है लेकिन 3,000 यूनिट के बराबर है, 3,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3,000। क्लियर, ठीक है सर, यहाँ तक काम है, समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अगर ओवर था तो इस केस के अंदर यहाँ ओवर कितना लिखा, 80,000 लिखना था, 1 लाख लिख दिया। ओवर कितना लिखा, 20,000। 20,000 ज़्यादा लिख दिया 20,000 यूनिट पे। यूनिट्स वो सेम ही मानते अगर, तो 1 रुपये पर यूनिट हमने ज़्यादा लिखा है। तो आप क्या करोगे, वही 12,000 गुणा 1 और इतना ज़्यादा लिख दिया तो 12,000 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 5,000 गुणा 1 माइनस 5,000 कर दोगे। क्लोजिंग स्टॉक का जो भी वैल्यू उन्होंने कॉस्ट आपने रख रखा है उसमें से 5,000 माइनस कर दो। क्लोजिंग WIP की जो भी वैल्यू लिख रखी है उसमें से 3,000 इंटू 1 3,000 माइनस कर दो। तो सर आपने ये सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट कैसे की, तो देखिए यहाँ आपने क्या लिखा, अंडर एब्जॉर्प्शन था, तो अंडर एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस, जितनी यूनिट है प्रोड्यूस। या फिर आप और कंफ्यूज ना हो उसके लिए क्या कर दो, इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस। क्योंकि क्लोजिंग वाली जो थी वो 6,000 थी, लेकिन 3,000 ही मानी क्योंकि वो 50% कंप्लीट थी। तो जो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस। क्लियर है, ये हो गया सप्लीमेंट्री रेट। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हमें अच्छे से समझ आ गया। सर यहाँ पर कैसा होगा, ओवर वाले में ये आ गए, ओवर वाले में यहाँ पर क्या कर दोगे, ओवर एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस। इस वजह से आप इसका फॉर्मूला जब भी देखोगे तो फॉर्मूला कैसा देखोगे सर, कैसा देखेंगे आप, देखोगे अंडर ओवर जो भी है डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस। क्योंकि या तो अंडर होगा या ओवर होगा, इसमें से जो भी है वो ले लीजिए, डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस। हाँ जी सर समझ आ गया, यहाँ तक का समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब आप बताइए ये आगे वाला क्या है। आगे जो है वो थ्योरी है, तो अब आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला है कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी या थ्योरेटिकल कैपेसिटी जो मैन्युफैक्चरर आपको बोलता है। लाइक आप दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो, अगर आपको बनाने वाले उस भगवान से खुदा से पूछा जाए कि कितने घंटे, तो वो कहेगा कि 24 घंटे पढ़ सकते हो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि 24 घंटे पढ़ सको, नहीं। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी, ऑपरेटिंग कैपेसिटी, नेट कैपेसिटी और अवेलेबल कैपेसिटी, तो ये कितना हो जाता है, लाइक 16 आवर्स कि हम 16 घंटे पढ़ सकते हैं, 16 घंटे हम पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, 16 आवर्स। तो ये एक्चुअली क्या होती है, एक्चुअल यूटिलाइजेशन होता है कि एक्चुअली कितना यूटिलाइजेशन हो सकता है नॉर्मली, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी कितनी, सॉरी नॉर्मल वर्ड गलत ले लिया, प्रैक्टिकल कैपेसिटी कितनी, प्रैक्टिकली कितना काम हो सकता है। क्या प्रैक्टिकली कोई 24 घंटे पढ़ सकता है क्या, नहीं 24 घंटे पढ़ नहीं सकता है। हाँ अगर मूवी हो तो जरूर 24 घंटे कोई देख सकता है। हमने जैसे एक बार किया था, वो एज होती है उस एज के अंदर जो है वो ऐसी कर सकते हैं। जैसे 24 सीरियल था अनिल कपूर का, अगर आपने देख रखा हो तो, वो कोई लेके आया था फ्रेंड, और वो फिर हमने जब शुरू किया तो 24 घंटे कंटिन्यू उसको पूरा करके सोए थे। लेकिन फिर ऐसा कर एक दिन कर लेंगे तो फिर दूसरे दिन फिर हमको 17-18 घंटे वापस नींद लगेगी। समझ पा रहे बात। तो क्या 24 घंटे जो थियोरेटिकल कैपेसिटी क्या उससे हम अचीव कर पाते हैं क्या, नहीं, बहुत ही मुश्किल है। तो हम नॉर्मली जो कैपेसिटी प्रैक्टिकल कैपेसिटी है वो 16 घंटे। लेकिन क्या हम 16 घंटे पढ़ते हैं क्या, 16 घंटे हम पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आसान है कि 16 घंटे हम पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या हम 16 घंटे पढ़ते हैं क्या, नहीं सर। हम एक्चुअली ऑन एन एवरेज जो है वो कितना पढ़ते हैं, ऑन एन एवरेज हम कितना पढ़ते हैं, तो सर हम ऑन एन एवरेज 10 घंटे पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल कैपेसिटी। अब पूछा कि ऑन एन एवरेज आप कितने घंटे पढ़ते हो, कि 10 घंटे। आज कितने घंटे पढ़े, कि सर 3 घंटे। तो ये क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी। ये क्या होता है, फॉर ए पीरियड,
एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपने कितना काम किया, वो एक्चुअल कैपेसिटी। समझ पा रहे हो? तो समझिएगा, जो मैन्युफैक्चरर बोलता है कि कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो, वो क्या कहलाएगी, रेटेड कैपेसिटी, थ्योरेटिकल कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी। लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से हम सेकंड चीज देखते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी की, प्रैक्टिकली कितने यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो सकती है। फिर उसके बाद में नॉर्मल कैपेसिटी के, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर हम कितना बना सकते हैं, नॉर्मली हम कितना बनाते हैं। देखो प्रैक्टिकल कैपेसिटी होती है जैसे 90%, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि हम वो 90% पर पहुंच ही पाए, प्रैक्टिकल कैपेसिटी पे हम जाए और या फिर वहां पर रहना सही हो या नहीं हो। तो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर हो सकता है कि डिमांड इतनी रहे हो कि 90% पे रहने से ज़्यादा बेहतर 80% है। तो नॉर्मल सिचुएशन हम कितने पे जाना चाहिए, वो हमारे लिए क्या रहता है, 80%। लेकिन एक्चुअल इस साल का अगर फॉर गिवन पीरियड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होगा, एक्चुअल कैपेसिटी। इस साल हमने 70% कैलकुलेट पे काम किया। अब नॉर्मल कैपेसिटी और नॉर्मल आइडल कैपेसिटी और एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी, उसका फर्क देखिएगा। इंस्टॉल कैपेसिटी माइनस नॉर्मल कैपेसिटी, ये तो जो है ये क्या आपका नॉर्मल आइडल टाइम है। मतलब कि सर 24 घंटे है, 24 घंटे में से हर कोई जो है वो नॉर्मली 10 घंटे ही पढ़ पाता है। तो ये जो 14 घंटे, ये तो क्या है, नॉर्मल आइडल टाइम है कि भाई 14 घंटे तो नॉर्मली हर किसी का जाता है। भाई कोई जो है वो थोड़ा बहुत उसका बेसिक काम होता है, नींद होती है वगैरह, 5-6 घंटे की नींद हो गई, ये हो गया, ये हो गया, तो 14 घंटे तो नॉर्मली हर किसी का जाता है। तो ये तो क्या कहलाएगा, नॉर्मल आइडल टाइम। अब 10 घंटे तो नॉर्मली आपको पढ़ना चाहिए, नॉर्मल कैपेसिटी है तो आपको अटेंड करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप जो है वो 3 घंटे ही पढ़े। 7 घंटे क्या किया सर, कोई वेब सीरीज किसी ने बताई, लाइक मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप लग जाओगे, आपका टाइम खराब होगा। लाइक कोई भी एक वेब सीरीज XYZ, वो वेब सीरीज किसी ने एक शो बता दिया, एक एपिसोड बता दिया, और फिर पता चला कि पूरी रात जहाँ पढ़ने वाले थे वहां सुबह को उसका क्लाइमेक्स कंप्लीट करके आंखें लाल करके सो रहे हैं। तो वो जो है वो क्या है, एबनॉर्मल। क्या ऐसा कैसा हर किसी के साथ हुआ है, नहीं हुआ। तो ये क्या होता है, नॉर्मल कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी, कि भाई 10 घंटे पढ़ना चाहिए था लेकिन 10 में से आप 3 घंटे ही पढ़े, तो ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है। क्लियर? और एबनॉर्मल की सजा किसको भुगतनी होगी, आपको ही भुगतनी होगी। नॉर्मल की जो है वो नॉर्मल आइडल कैपेसिटी की वैसे कस्टमर जो भुगतते हैं। ठीक है सर। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, वैसे तो ये आपके थ्योरी के अंदर भी आएगा, लेकिन अभी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ ताकि अपने जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये इस चैप्टर से रिलेवेंट है तो हम इसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं। बाय फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या हो गया, एक तरीके से डिपार्टमेंट हो गया। तो उसके हिसाब से अगर बैठ जाए भाई, कहाँ भाग रहा, हाँ, उसके हिसाब से देखें फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिर उसके बाद में ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 हिस्सों में बांटे गए हैं बाय फंक्शन। सर क्या क्या होते हैं, फैक्ट्री में जो भी खर्चे लगेंगे वो क्या कहलाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लगेंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी लगेंगे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगेंगे। सर ये 3 डिपार्टमेंट होते क्या है भाई, एक्चुअली प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, जहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, जहाँ मशीनें चल रही है वगैरह वगैरह सारा कुछ हो रहा है। तो वो वहाँ पर जो भी खर्चे होंगे वो फैक्ट्री ओवरहेड होंगे। मैनेजर वगैरह, कंपनी के डायरेक्टर, MD वगैरह, ये जो है वो क्या फैक्ट्री के अंदर बैठे नहीं, इन्होंने अपना अच्छा सा शानदार कैबिन बना रखा है और वहाँ पर बैठे रहते हैं और ये वहाँ पर प्लानिंग करते हैं। इनके जो खर्चे हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। समझ पा रहे हो? प्रोडक्ट जब बन गया, तैयार हो गया, उसके बाद में उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर अभी तक तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसा साथ साथ बोल रहे थे, आपने एकदम अभी ऐसा एकदम मूड चेंज कैसे कर दिया कि सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सेलिंग एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, वो खर्चे जो आपने अपनी सेल को करने के लिए किए वो क्या कहलाएंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस। लाइक मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग क्यों की, ताकि आपका प्रोडक्ट सेल हो पाए, तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे सर, आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो खर्चा किया वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लाइक यहाँ से ट्रांसपोर्ट के अंदर डाला गया, फिर वहां तक भेजा गया, फिर वहां से आपके घर तक डिलीवरी दी गई,
तो ये जो खर्चा होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है सर, अच्छी बात है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएंगे क्या, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट ओवरहेड जो फैक्ट्री के अंदर लगते हैं। समझ पा रहे हो? तो इसमें इनडायरेक्ट आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो प्राइम कॉस्ट के अंदर ही चले गए, वो ऊपर ही है। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटी इन ए फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल टू कंप्लीशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फैक्ट्री का काम क्या है कि उसको रॉ मटेरियल दिया जाएगा, वहां से उसे फिनिश्ड गुड्स बना के देना है। तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स तक फैक्ट्री में बनाने के लिए जो भी ओवरहेड लगेंगे वो फैक्ट्री ओवरहेड लगे होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर इनके एग्जांपल दे रखे हैं, जिसको आप एक बार गो थ्रू जरूर करें ताकि आपकी क्लियरिटी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो हम ये जरूर देखेंगे। क्लियर? हाँ जी सर। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में लगने वाले खर्च। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन of an organization. It include the formulation of policy, directing the organization वगैरह 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 वगैरह, सारा सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह से रिलेटेड सारा इनका काम क्या होगा, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। मतलब क्या हुआ, जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में बैठ के पॉलिसी बना रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसा हो, प्रोडक्ट की डिजाइन कैसी हो, कंपनी किस डायरेक्शन में जाएगी, कंपनी कौन सी पॉलिसी यूज करेगी, सारा कुछ जो है वो पॉलिसी तैयार कर रहे हैं ऑफिस के अंदर बैठ के। उनसे रिलेटेड जो भी खर्चे हो रहे हैं वो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन है। क्लियर है? और उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एक्सपेंसेस बता चुका हूं मैं कि जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक इसमें वर्ड आता है जो मैं आपको साथ ही बता देता हूँ, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, ऐच्छिक लागत। सर ये क्या होता है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट? ऐसी कॉस्ट जो आपकी इच्छा पे होती है, जैसे मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट। आप चाहे तो कम कीजिए, चाहे तो ज्यादा कीजिए। रीजन क्या है? क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं होता। लाइक मैं कह दूं कि कल से यूट्यूब पे मैं दिन के अंदर 1000 जो है ऐड मेरे दूंगा, क्या उससे जरूरी है कि 1000 स्टूडेंट मेरे पास आएंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं। हो सकता है उस 1000 से मेरे को स्टूडेंट 2000 मिल जाए, और हो सकता है उस 1000 से मुझे 200 ही मिले। समझ पा रहे हो? तो ये जो कॉस्ट होती है वो ऐच्छिक होती है। अभी हर आदमी अपने हिसाब से कॉस्ट इनकर करता है। तो सेलिंग के अंदर मेनली एडवर्टाइजमेंट आता है, जिसे हम डिस्क्रिशनरी कॉस्ट भी कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बाय नेचर फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल। फिक्स जो टोटल के अंदर फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है। वेरिएबल वो जो पर यूनिट जो वो सेम रहती है, और टोटल के अंदर चेंज होती रहती है। पर यूनिट के अंदर सेम रहती है, टोटल के अंदर चेंज होती रहती है। और सेमी वेरिएबल ऐसी जिसके अंदर फिक्स ओवरहेड के भी गुण है और वेरिएबल ओवरहेड के भी गुण है। सर ऐसा कौन सा? जैसा आपका होगा टेलीफोन का बिल। अब टेलीफोन का बिल जो, या फिर लाइट का बिल अगर आपने देख रखा हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसमें कुछ तो कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है कि भाई बेसिक है 200 रुपये तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। उसके अलावा 1 रुपया पर यूनिट या ऐसा कुछ दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा आपका सेमी वेरिएबल। समझ पा रहे बात? तो सेमी वेरिएबल के अंदर क्या होगा, कुछ पोर्शन फिक्स होगा और कुछ पोर्शन वेरिएबल होगा। सर सेमी वेरिएबल से क्या हम वेरिएबल वाला पोर्शन और फिक्स वाला पोर्शन अलग कर सकते हैं क्या? हाँ अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो बजट के अंदर सीखेंगे हम। क्लियर है? तो ये सेमी वेरिएबल। या फिर आप देख लोगे तो ये जो भी आप अभी जाके एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल देख लीजिए, उसके अंदर कुछ फिक्स दे रखा है, मीटर चार्जेज अमाउंट फिक्स लिख रखा है। वो मीटर जो है वो आपको एक बार लगा था, लेकिन वो हर साल आपसे हर महीने जो वो रिकवर हो रहा है। मीटर चार्जेज और उसके अलावा यूनिट कितनी कंज्यूम की मल्टीप्लाई बाय रेट वो चार्जेज, तो ये दोनों मिला के बिल बनता है। तो इसमें फिक्स चार्जेज वाला पोर्शन भी है और वेरिएबल वाला पोर्शन भी है। बाय एलिमेंट इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन ने बता दिया। डायरेक्ट क्या होता है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे लगता है, प्रोडक्ट के साथ बाहर जाता है वो डायरेक्ट मटेरियल, जो प्रोडक्ट के साथ नहीं लगता वो इनडायरेक्ट। मशीन का ऑयल और पेन का प्लास्टिक। डायरेक्ट जो है उसका एग्जांपल है पेन का प्लास्टिक, और इनडायरेक्ट का एग्जांपल जो वो मशीन में लगने वाला ग्रीस या ऑयल वगैरह। तो ये इनडायरेक्ट
मटेरियल हो सकता है बाय एलिमेंट, या फिर इनडायरेक्ट एम्प्लॉय हो सकता है। वीडियो वाला एग्जांपल लिया था हमने, अगर याद हो तो आप अपन ने एम्प्लॉय के अंदर, कि एक तो जो बीड़ी बनाता है और एक जो सुबह को सफाई करता है। तो जो सुबह को सफाई करता है वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो इसके अलावा एक तो चार्जेबल एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक रॉ मटेरियल खरीदते वक्त कॉस्ट लगाए तो वो पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड, तो वो डायरेक्ट आ जाएंगे। फ्रेट इनवर्ड जो है वो डायरेक्ट के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। तो बाय एलिमेंट 3 तरीके हो गए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाय कंट्रोल 2 तरीके हो सकते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। ऐसी कॉस्ट जिसे मैनेजमेंट चाहे तो उसे क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोलेबल। ऐसी कॉस्ट जिसे मैनेजमेंट चाह के भी कंट्रोल ना कर पाए उसे हम क्या कहेंगे, अनकंट्रोलेबल। आदमी आज इंसान की उम्र को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है कि भाई जहां पहले 20 की उम्र के अंदर अगर उसे छोटी सी बीमारी हो जाती, बुखार वगैरह, तो भी वो चला जाता, लेकिन हमने उसको कंट्रोल कर लिया, अब वहां पर वो नहीं जा रहा है। लेकिन क्या हम मौत को कंट्रोल कर पाएंगे क्या, नहीं। मृत्यु परम सत्य है और वह आएगी और 100% आएगी। क्लियर है, तो वो क्या है, अनकंट्रोलेबल है। एक बार ये क्लासेज हो जाए अच्छे से, फिर उसके बाद में अपन यही शुरू करेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा स्कोप है, कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ये हो गया कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। हाँ सही है। दीज आर दोज कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रोप्रिएट मैनेजरियल इन्फ्लुएंस और प्रॉपर पॉलिसी। जिसको आप प्रॉपर पॉलिसी रखोगे तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। क्लियर है। और ओवरहेड कॉस्ट जो आप कुछ भी कर लो लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे फैक्ट्री का रेंट, वो 50,000 रुपये फिक्स है तो वो फिक्स ही रहेगा। मटेरियल कॉस्ट आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, उसका वेस्टेज वगैरह कम करके। क्लियर है। उसके बाद में ये 2-3 वर्ड है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब हिंदी में कहे तो क्रिया वो, भाई सेम ये नहीं है, मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्रिया व नतीजा। मैंने आपको कुछ भला बुरा कहा और आप गुस्सा हो गए, ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। समझ पा रहे हो बात। एक और आज गुरु मंत्र देने का मन हो ही गया तो एक और बात आपको कहता हूँ, बहुत गहरी बात। नेवर एवर गिव योर रिमोट कंट्रोल टू एनीवन एल्स। कभी भी आप अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को न दें। आपको कब गुस्सा होना है ये आप डिसाइड करने चाहिए, कोई और आके आपको गुस्सा न दिला दे। आप कब खुश होने चाहिए ये आप डिसाइड करें, कोई और आपको आके खुश ना कर दे। इतना आपके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ये आप इतनी चीज आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई आया उसने आपकी तारीफ कर दी और आप खुश हो गए, कोई आया और आपको गाली दी और आप दुखी हो गए, मतलब क्या है, आगे वाला अपने को रिमोट की तरह से चला रहा है। वो जब चाहे हमें खुश कर रहा है, जब चाहे हमें दुखी कर रहा है। नेवर एवर गिव योर रिमोट कंट्रोल टू एनीवन एल्स। आप अपना रिमोट कंट्रोल आप अपने पास ही रखें। तो ये क्या है, क्रिया व नतीजा। किसी ने गाली दी और आप गुस्सा हो गए, तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कईयों में तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है और कईयों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। लाइक सर, जैसे अपन ने बात की मटेरियल की, तो मटेरियल डालेंगे आउटपुट निकलेगा, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ज्यादा मटेरियल डालेंगे ज्यादा आउटपुट निकलेगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, ऐच्छिक खर्चे। एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि उससे सेल ज्यादा हो। एडवर्टाइजमेंट कम करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि उससे आपकी सेल कम हो। समझ पा रहे बात। ये डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। हाँ सर समझ गए। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, जहां पर काम जो है वो कैसा होता है, डिपार्टमेंट वाइज होता है, वो क्या कहलाएगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। हमने बात की है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेसिस। अब अपन ने जो बॉयलर हाउस और पंप रूम वाला एग्जांपल लिया था उसमें तो अपन ने दे दिया था 10%, 40%, 50% और 20, 30 और 40, इस तरीके से अपने को तो परसेंटेज वो मिल गए थे, 60, 35 और 5, इस तरीके से वो दे रखे थे। लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। समझ पा रहे बात। सॉरी, ये जो वो परसेंटेज उसने कैलकुलेट किए थे वो उसने कैसे कैलकुलेट किए थे, तो वो ये इस तरीके से करता है कि भाई मेंटेनेंस, रिपेयर, प्लानिंग प्रोसेस, टूल रूम और कैंटीन वगैरह इनके लिए, जैसे इनके लिए तीनों के लिए प्लानिंग प्रोसेस और टूल रूम के लिए डायरेक्ट लेबर और इनको बेसिस लेना चाहिए। तो इसको आप एक बार
रीड कर लीजिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इससे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा। है ये क्या कॉमन सेंस पे, ऐसा नहीं है कि इसको रट ही लो, कॉमन सेंस का काम है, रटना नहीं है। 2-3 बार सरसरी निगाहें डाल दे। रटने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार सरसरी निगाहें डाल दोगे तो आपको ये काम बन जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम इन कॉस्टिंग, ये अपना लास्ट जो है वो टॉपिक है। लास्ट दोनों क्लासेस लंबी हुई है लेकिन जरूरी है, और ये जो है पार्ट थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूरे कॉस्टिंग को समझने में मदद करेगा ये वाला पार्ट। कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनका जो है ट्रीटमेंट आपको दुख देगा, इस वजह से वो सारे ट्रीटमेंट हमने यहाँ लिख दिए। सबसे पहला इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस। सर हमने लोन लेके काम शुरू किया, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट का भुगतान कर रहे, कॉस्टिंग के अंदर उसको कहाँ लिखेंगे? प्रेजेंटेड इन कॉस्ट स्टेटमेंट एज ए सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको क्या माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक अलग से हिस्सा माना जाएगा। इसके साथ साथ आप लिखिएगा एक अप्रोच यह भी है कि इसे कॉस्ट का हिस्सा न माना। देखिए जब कोई थ्योरी होती है, जब कोई चीज होती है, तो उसके अंदर कई बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हो, कुछ लोग ऐसे कहते हैं ऐसा हो। जैसे गालिब ने कहा सवेरा हुआ सांझ हुआ जिंदगी यूं ही गुजर गई। अब इसके ऊपर कई लोगों ने पीएचडी की और अलग अलग लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिए। किसी ने कहा कि वो दिन और रात के बारे में बेसिक बात कर रहे हैं, किसी ने कहा सुख और दुख के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ने कहा ये उतार और चढ़ाव के बारे में बात कर रहा है, किसी ने कहा ये जवानी और बुढ़ापे के बारे में बात कर रहा है। तो ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि इंटरेस्ट और फाइनेंसिंग चार्जेस कोई कॉस्ट के खर्चे नहीं, ये फाइनेंस के खर्चे, तो इसको कॉस्ट से बाहर ही रखो। और कुछ कहते हैं कि इसको क्या करो, कॉस्ट के अंदर एक अलग से मान लीजिए कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा। समझ पा रहे बात? इसको लिखा गया है तो ये ज्यादातर यूज होता है। डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन डायरेक्टली ट्रेसेबल है, मतलब पर्टिकुलरली किसी यूनिट से या पर्टिकुलरली किसी मशीन का है, तब तो उसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे दे दीजिए, जो भी मशीन या जॉब वगैरह जो भी है। अगर नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल है तो फिर कॉज एंड इफेक्ट, कि किसके लिए कितना यूज किया या फिर किससे कितना बेनिफिट इससे हुआ। जैसे एक ही मशीन है, 4 डिपार्टमेंट है, तो फिर चारों डिपार्टमेंट की सेल के हिसाब से भी कर सकते हैं। फिर अगर इनडायरेक्टली है तो फिर कोई ना कोई जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। पैकिंग एक्सपेंसेस, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। एक होती है प्राइमरी पैकिंग, एक होती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एक होती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। समझिएगा प्राइमरी पैकिंग क्या होती है। जैसे आप टीवी लेके आओगे तो टीवी के अंदर 2 चीजें होगी, या तो वो क्या करेंगे थर्माकोल की जो सीट होगी उसके अंदर पैक करके देंगे। क्लियर? वो पैकिंग जरूरी है ताकि प्रोडक्ट सेफ रहे। समझ पा रहे बात? वो किसके लिए जरूरी है? प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए जरूरी है। समझ पा रहे बात? एक तो ये हो गया, ये जो है ये क्या है? प्राइमरी पैकिंग, जो किसके लिए होगा? प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर जाएगी। एक दूसरी होती है जो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि बाइकें वगैरह जब जाती है ट्रक के अंदर, तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक ट्रक होता है, उसके अंदर उसको अलग से पैक करके स्क्रू वगैरह लगा के उसको भेजा जाता है। तो वो जो कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, तो वो क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी। सर हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है प्रोडक्ट को बनने से लेके बनने के बाद कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा। तो अगर वो ट्रांसपोर्टेशन में लग रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब ये जो टीवी का जो बॉक्स है, अगर वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की मदद में सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा, और ये उसके हिसाब से डील करेंगे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, वो मान गई है और उसके लिए कुछ लेके जा रहे हैं। नॉर्मली घड़ी जब भी लेके जाता है कोई बंदा,
तो वो सीधा लेके जाता है। लेकिन इसने कहा नहीं, इसे गिफ्ट पेपर के अंदर पैक करके दीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मानी है। समझ पा रहे हो? तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट पे आ रहा है तो उस केस के अंदर क्या आपसे अलग से चार्जेस लिए जाते हैं क्या? जिन लोगों ने ले ली है ये गिफ्ट, उनको तो पता होगा कि गिफ्ट के लिए जो पैकिंग होती है उसका एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। या जो बेचारे जिन्होंने अभी तक ज़िंदगी में ऐसा कभी दिन उनके आया नहीं है, तो वो एक काम कीजिएगा, अमेजोन के अंदर जब भी कोई प्रोडक्ट है उसको कार्ट में जोड़िए और उसके साथ में लिखिए ऐड गिफ्ट बॉक्स, ऐसा लिखिए, तो वो वहाँ पर आपसे 30 या 40 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। तो चार्ज टू कस्टमर। ठीक है सर, समझ आया। फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है समझिएगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट टू कस्टमर। एक्स्ट्रा सॉरी, माफी, एक्स्ट्रा बेनिफिट टू लेबर। लेबर को हम कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, वो क्या कहलाता है? फ्रिंज बेनिफिट। मजदूरों के लिए हमने क्या कर दिया? स्कूल की व्यवस्था कर दी, हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी, उनके लिए 31st की नाइट को पार्टी की व्यवस्था कर दी। अब इससे और ज़्यादा तो क्या करें? तो ये सारे किस में आएंगे? फ्रिंज बेनिफिट में। ये किस में आएंगे? फ्रिंज बेनिफिट। समझ पा रहे हो? जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है मजदूरों को, लेबर को, वो क्या कहलाते हैं? फ्रिंज बेनिफिट। अगर ये अमाउंट ज़्यादा है तब तो उसके लिए क्या करना होगा? सप्लीमेंट्री वेज रेट कैलकुलेट करनी होगी। और अगर ये छोटा सा अमाउंट है तो प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर लिख दीजिए। अगर अमाउंट ज़्यादा है, काफ़ी बहुत सारा अमाउंट इसके अंदर लिख दें, तो फिर आपकी एक तो नॉर्मल वेज रेट होगी सपोज 100 रुपये पर घंटे, और उसके अलावा जो फ्रिंज बेनिफिट उसके हिसाब से एक और रेट कैलकुलेट की जाएगी, और उसके हिसाब से पर और रेट और कैलकुलेट की जाएगी, जैसे सप्लीमेंट्री रेट कहेंगे। सपोज वो आ गई 10 रुपये पर आवर। सर सप्लीमेंट्री रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? ऊपर ही तो देखा, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन, वैसा वैसा सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट होगी, सप्लीमेंट्री वेजेज रेट होगी। एक्स्ट्रा फ्रिंज बेनिफिट कितने डिवाइडेड बाय लेबर हो, तो ये सप्लीमेंट्री रेट। एक्सपेंसेज ऑन रिमूवल और री इरेक्शन ऑफ मशीन, नॉर्मल अमाउंट तो प्रोडक्शन ओवरहेड। हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्मल अमाउंट जो है वो हमेशा प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल खर्चे जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं और वो हम नहीं सारे करते हैं तो किया जा सकता है। अगर लार्ज अमाउंट है तो प्रोडक्शन ओवरहेड स्प्रेड ओवर ए पीरियड। अगर बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया इस बार, जैसे मशीन को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, तो ये मशीन यहाँ से वहाँ ले जाने का फायदा सपोज 1 साल में मिलेगा या 2 साल मिलेगा, तो उतने पीरियड के अंदर उसको बाइफरगेट कर दीजिए। और अगर एबनॉर्मल फैक्टर है तो फिर कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कीजिए। बैड डेब्ट्स होता है, बैड डेब्ट्स में भी 2 व्यू है। पहला व्यू क्या कहता है कि ये फाइनेंशियल लॉस है। पहला व्यू तो क्या कहता है? फाइनेंशियल लॉस है। वो कहता है कि कॉस्ट का काम प्रोडक्ट को तैयार करके सेल करवाने तक है, उसके बाद कॉस्टिंग जो वो आपके लिए जिम्मेदार नहीं है। सेल का पैसा लाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कॉस्ट डिपार्टमेंट कहेगा भाई मेरा काम, मुझे आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा, मैंने प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट बना के आपको दे दिया, वहाँ तक की कॉस्ट मैं मेरे ऐड करूँगा। अब मैं, तुमने सेल किया, तुमने पैसा नहीं लेके आ पाए, तो उसकी कॉस्ट मैं क्यों ऐड करूँ? मैं क्यों उसके कॉस्ट मानूँ? समझ पा रहे बात? मेरा काम क्या है? प्रोडक्शन करना। मैं कॉस्ट अकाउंटिंग वाला हूँ। मैं तो कहूँगा मैंने बनाया भाई, ये लो बनाया, ये प्रोडक्ट तैयार किया, अब तैयार करके अब आपकी जिम्मेदारी, आप इसको सेल करो चाहे इसको फेंको, फोड़ो, जो आपकी इच्छा, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो पहला तो क्या कहता है कि फाइनेंशियल लॉस है और इसे इग्नोर कर दो कॉस्टिंग P&L। दूसरा जो है वो क्या कहता है? एज ए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर है? उसके बाद में ट्रेनिंग, अगर वर्कर है और उनसे उनकी ट्रेनिंग वगैरह करवाई जा रही है। आज का जो है वो सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, पर इसको पूरा कर देते हैं बिना फालतू, और तो इसकी क्लास क्या ही लेंगे ना। ट्रेनिंग एक्सपेंस है जनरली स्प्रेड ओवर द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द कंसर्न ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर ऑन रोल, और एबनॉर्मली हाई तो कॉस्टिंग P&L। देखिए, अगर वो नॉर्मल है
ट्रेनिंग जो वो खर्चे नॉर्मल है, तो उस केस के अंदर तो क्या कर दोगे, सारे वर्कर पे थोड़ा थोड़ा जो वो लिख दोगे, मतलब हर डिपार्टमेंट में जाएगा, अल्टीमेटली प्रोडक्शन में लिखा जाएगा। और अगर एबनॉर्मली है, ट्रेनिंग कॉस्ट एबनॉर्मली हाई है, मतलब कि ऐसा है कि अपने को ही करवानी पड़ रही, बहुत ज़्यादा करवानी पड़ रही, लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो गया, या जैसे कुछ भी हमने ऐसा मिसबिहेव कर दिया था, या कोई ऐसा मैनेजर था जिसने जो वहाँ पर काम कर रही थी महिलाएं, उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार कर दिया, और जिस वजह से बहुत सारी महिलाएं चली गई, अब हमें नई जो है वो रिक्रूटमेंट करने पड़े और उनकी ट्रेनिंग करवानी पड़ी, तो वो एबनॉर्मली हाई है, क्योंकि ऐसा हमारी फैक्ट्री के अंदर हो सकता है, हर फैक्ट्री के अंदर नहीं होता है। तो ऐसा अगर है तो फिर उसे क्या किया जाएगा, कॉस्टिंग पैनल में ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी नॉर्मली जो होती है वो प्रोडक्शन के अंदर ही ऐड किया जाता है। कैंटीन अगर ओनली वर्कर के लिए है तो वर्कर वर्ड ही किसके लिए यूज होता है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए, तो प्रोडक्शन के अंदर। और अगर वर्कर एंड ऑफिस स्टाफ सब खाना खा रहे हैं तो ऑफिस वालों के लिए, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वालों को दे दीजिए उतना खर्चा, जो फैक्ट्री वर्कर ने जितना खाया उतना फैक्ट्री ओवरहेड को दे दीजिए। ऑन वेलफेयर एक्टिविटी जनरल ओवरहेड है, अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय। वेलफेयर भी कैसा है कि उनकी भलाई के लिए कुछ काम किया जा रहा है एम्प्लॉय के, तो वो खर्चा जो नॉर्मल है, हर कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए करती है, तो इसको जनरल ओवरहेड करके बांट दीजिए। कैरेज एंड कार्टेज डायरेक्ट मटेरियल है तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल में ऐड कर दीजिए, इनडायरेक्ट मटेरियल है तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, और फिनिश गुड्स का है तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कैरेज एंड कार्टेज मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। अगर डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड है तो मटेरियल चैप्टर में पढ़ा ही था, वो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल में। इनडायरेक्ट मटेरियल से तो इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड में, तो वहाँ भेज दीजिए। फिनिश गुड्स से रिलेटेड है, उसको बिजनेस से रिलेटेड है तो फिनिश गुड्स के साथ तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन में भेज दीजिए। ठीक है सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, दोनों वर्ड में सर फर्क क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है? देखिए, रिसर्च तब तक रिसर्च रहती है जब तक रिसर्च में ये भरोसा नहीं हो जाता कि ये जो रिसर्च है वो 100% होगी ही होगी, तब तक उसको रिसर्च कहा जाएगा। जैसे ही रिसर्च में ये भरोसा आ जाता है कि अब ये रिसर्च जो वो होगी ही होगी, तब हम उसे क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। सर कैसे? जैसे भाई कोई एक बंदा था जो पढ़ते पढ़ते उसके बाल बहुत झड़ने लगे और वो परेशान हो गया, और जैसे ही उसने क्लियर किया, उसके बाद एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद में उसने कहा कि मैं थोड़ा टाइम लूँगा, और फिर उसने टाइम लेके बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलाई, और उसने ऐसी एक मशीन, एक ऐसी दवाई बनाना चाहता था जिससे क्या हो, बाल कभी किसी के जाए ही ना। अब वो उसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अभी तक वो जो भी खर्चा कर रहा है वो सारा रिसर्च के अंदर आ रहा है। फिर एक दिन आया जिस दिन उसे लगा कि हाँ बन सकता है ये, वो किस तरीके से हो सकता है, या तो उसे इस तरीके को कुछ मिल गया हो कि भाई हाँ इस डायरेक्शन के अंदर मैंने आगे किया तो मैं आगे जा सकता हूँ। तो जिस दिन ये श्योर हो जाता है कि हाँ अब बन जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, उसे डेवलपमेंट के अंदर, उसके बाद के जो भी खर्चे होंगे डेवलपमेंट। एज 26 इंटेंजिबल एसेट का जो इन रिसर्च और डेवलपमेंट वर्ड को बताता है, वो वहाँ पर बताता है 6-7 क्राइटेरिया कि अगर ये हो जाते हैं तो उसके बाद में उसे जो भी खर्चे होंगे वो डेवलपमेंट होंगे। सर क्या क्या? जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी कि टेक्निकली ऐसा पॉसिबल है, फाइनेंशियल फिजिबल कि फाइनेंशियल फिजिबल है कि हम ऐसा बना दें, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, रिसोर्स फिजिबिलिटी कि रिसोर्स मतलब जो इसके लिए रिसोर्स चाहिए वो अवेलेबल है और वो हम यूज कर सकते हैं, वापस उससे रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी वो 6-7 जो है वो क्राइटेरिया है, वो 6-7 क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाते हैं तो उस केस के अंदर वो कंप्लीट होने के बाद में आगे, उससे आगे जो भी खर्चे होंगे डेवलपमेंट फेज कहलाता है, वहाँ जो भी खर्चे होंगे डेवलपमेंट, उससे पहले वाले रिसर्च। अगर रिसर्च है तो रिसर्च का खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर है, क्योंकि ये नॉर्मल खर्चा है, हर कोई जो रिसर्च करता रहता है। जैसे लक्स साबुन है तो वो जो आज बना रहा है वो वहीं पे ख़त्म नहीं है, वो उसमें रिसर्च करते जा रहा है कि भाई क्या किया जाए, ताकि रिसर्च करता रहेगा तो उसे आगे इस चीज़ में और कुछ फ़ायदा मिलेगा। शैम्पू बनाने वाले ने शैम्पू बना के रुका नहीं, वो शैम्पू की डब्बी बना के नहीं रुका, वो गया, उसने जाके देखा किसी डॉक्टर को कि गांव के अंदर डॉक्टर जो है वो क्या कर रहा है कि गांव के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करता है, दवाई को किसी एक को नहीं देता है। जैसे मेरे को पेट दर्द है तो मैं दवाई लेके आऊंगा तो मैं तो 2 दिन पीऊंगा, मैंने तो उसका 1/4 भी नहीं पिया और पूरी दवाई बाकी बेकार गई। उस गांव के डॉक्टर ने क्या किया कि भाई जो जो बीमार है बुखार वाले वो सुबह सुबह मेरे पास आओ,
और वो बुखार जैसे भी आते तो वो उसको जितनी टैबलेट और जितनी दवाई देनी होती तो वो टैबलेट दे देते और दवाई पिला देते और फिर उनको रवाना कर देते, तो उसका वेस्टेज कम हो गया। अब शैम्पू बनाने वाले ने ये देखा, उसने कहा हाँ यार ये बात तो हम भी अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे यहाँ से कोई कस्टमर कोई भी गया दिल्ली, तो दिल्ली में वो शैम्पू नहीं खरीदेगा क्योंकि पूरा बॉक्स उसका खराब होगा। तो उसने छोटी पाउच निकाली कि यूज किया, उसी दिन यूज किया और ख़त्म किया। क्या यहाँ पर ख़त्म होगा क्या? नहीं, आगे इससे और रिसर्च कर रहा है वो कि और इसमें कुछ और आ जाए ताकि ये मेरी सेल और बढ़े। तो रिसर्च जो वो नॉर्मल है और ये हर कोई करता रहता है, ये क्या है प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है। और डेवलपमेंट जो डेपर्ड रेवेन्यू टिल प्रोडक्शन स्टार्ट और चार्ज टू प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर डेवलपमेंट के अंदर ऐसा है कि डेवलपमेंट अगर प्रोडक्ट का हो रहा है तब तो उस केस के अंदर जैसे साबुन वगैरह उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो उसकी कॉस्ट साबुन वगैरह में चार्ज की जाएगी। जैसा एसेट में डेप्रिसिएशन होता है वैसा वैसा इंटेंजिबल एसेट के अंदर डेवलपमेंट कॉस्ट को अमोर्टाइज किया जाता है धीरे धीरे प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर है? तो ये जो था आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो था वो ओवरहेड कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया है तो कृपया करके अपने सारे साथियों के साथ जरूर साझा करें इस इन्फॉर्मेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।